हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ ईवीएस के अपने इस क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ईवीएस का हमारा क्लास जिसमें हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था रिसोर्सेज, जिसमें हमने कौन से खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में है, कौन सा इंडिया में किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, ये सब कुछ देखा था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और ईवीएस वाले सेक्शन में वहाँ से वीडियो ज़रूर देखिए। ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस क्रम में आज हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता ये ईवीएस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं हम जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? सबसे पहले ये जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो देखिए, पादप एवं जंतु की विभिन्न भिन्न प्रजातियों का समूह जैव विविधता कहलाता है, यानी कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल ग्रुप्स कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पादप यानी कि प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, उन्हीं को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अधिक देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होगा वहाँ वन बहुत ज़्यादा होगा, और वन में रहने के लिए वन्य जीव बहुत ज़्यादा होंगे। अगर वन्य जीव बहुत ज़्यादा होंगे तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप देखने को मिलेगी, क्योंकि जब वन्य जीव अलग अलग जातियों से अलग अलग प्रजातियों के जीव एक जगह इकट्ठे होते हैं उसी को बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता कहा जाता है, ठीक है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाने पर बायोडाइवर्सिटी घटती है। अगर आप लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो आपका जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है वो कम होगी, क्योंकि जो लो लैटिट्यूड का एरिया होता है वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, लेकिन हाई लैटिट्यूड के एरिया में वर्षा कम होती है, वन कम पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है। जो हमारा देश भारत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये विविधता वाला देश यानी जैव विविधता वाला देश कहलाता है क्या? भारत। भारत में भी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है? तो आप यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के जो एरिया होता है, जैसे कि ये देखिए हमारा ये भारत का मैप है, तो इसमें ये जो एरिया है ये अरब सागर वाला, इसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है। यहीं पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, इन 6 स्टेट में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये वेस्टर्न घाट में काउंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है और यहाँ पे वन अधिक पाए जाते हैं, और यहाँ पे उसी वजह से वन्य जीव अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक मिनट, ये देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे वर्षा यहाँ से यहाँ तक के बीच में वर्षा बहुत अधिक होती है, और अगर वर्षा अधिक होगी तो यहाँ पे आप देखिए वन अधिक पाए जाएंगे, और वन अधिक पाए जाएंगे तो वन्य जीव अधिक पाए जाएंगे। इसलिए जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ रेनफॉल कम होता है, यानी कि वर्षा बहुत कम होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वर्षा कम होगी, इसलिए बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, आपकी बायोडाइवर्सिटी घटेगी, ठीक है। अब देखिए, इस बायोडाइवर्सिटी को हम 2 भागों में बांटे हैं। इसको हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण कहते हैं। तो जैव विविधता संरक्षण 2 प्रकार का होता है, एक इनसाइड, एक एक्ससाइड। इनसाइड में हम उन चीज़ों को रखते हैं जिसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव, पेड़ पौधों आदि चीज़ों की देखभाल की जाती है, इनसाइड में भी और इस साइड में भी। लेकिन दोनों में डिफरेंट इतना है कि इस साइड जो है इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, लेकिन इन साइड में वो एरिया आता है जिसको कहीं भी स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। जैसे कि नेशनल पार्क अगर आपका किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में बन गया है तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि नेशनल पार्क को उठा के एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है, तो ये इन साइड में आता है। फिर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, रामेश्वर वेटलैंड, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इन साइड में आता है, जबकि बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन जो होता है ये इस साइड के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिएगा।
ठीक है। फिर देखिए बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? जैव मंडल आगार। जैव मंडल आगार क्या होता है? तो जैव मंडल आगार जो है ये जैव विविधता संरक्षण की सबसे बड़ी इकाई होती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बायोडाइवर्सिटी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आगार, ये बायोडाइवर्सिटी की सबसे बड़ी इकाई होती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान रखे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। नेशनल पार्क में क्या क्या देखने को मिलता है? तो आप देखते हैं प्लांट्स, एनिमल, इन सब का कंजर्वेशन किया जाता है, इन सब का संरक्षण किया जाता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत रखे जाते हैं। जिस तरह से हमने बायोडाइवर्सिटी को 2 भागों में बांटा, उसी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका कोर जोन है। बायोस्फीयर रिजर्व को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, कोर जोन, ट्रांजिशन जोन और बफर जोन। ठीक है, कोर जोन, ट्रांजिशन जोन और बफर जोन। कोर जोन जो है इसे हिंदी में केंद्रीय भाग कहा जाता है। कोर जोन मुख्य भाग जहाँ जैव विविधता ज़्यादा होती है, मतलब कोर जोन में जैव विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है और इस एरिया में केवल गवर्नमेंट ऑफिसर ही अलाउ होते हैं। आम नागरिकों के लिए ये एरिया प्रतिबंधित होता है। हम आप वहाँ पे नहीं जा सकते। यहाँ पे जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं बस वही अलाउ होते हैं जो उस एरिया का संरक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं। कहाँ पे? कोर जोन में। उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन यानी कि संक्रमण भाग। संक्रमण भाग सबके लिए अलाउ होता है, कोई भी जा सकता है, हम आप भी जा सकते हैं। इसके अंतर्गत नेशनल पार्क वगैरह आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी विध्वंसक कार्य करना मना है। जैसे कि आप पेड़ पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ सकते, किसी जानवर को हार्म नहीं कर सकते, ये सब कार्य नहीं कर सकते। आपके घूमने टहलने की दृष्टि से जा सकते हैं। इस भाग को ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। उसके बाद आता है बफर जोन। बफर जोन ये कोर जोन के बाहरी वाला भाग होता है और इसमें अनुसंधान यानी कि रिसर्च वाले कार्य किए जाते हैं। जिनको रिसर्च करना होता है वो इस बफर जोन में जाते हैं। अब यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से आप देखिए, सबसे पहले होता है कोर जोन। सबसे पहले क्या होता है? कोर जोन। कोर जोन के बाद होता है बफर जोन। इसी कोर जोन के ऊपरी भाग को ही बफर जोन कहा जाता है। यहाँ पे रिसर्च का कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ट्रांजिशन जोन। इसके बाहरी भाग को ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। यहाँ पे कोई भी जा सकता है घूमने टहलने। बफर जोन में केवल रिसर्च का कार्य होता है और कोर जोन में कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता कोर जोन में। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है इसका संरक्षण कैसे किया जाता है ग्लोबल लेवल पे, यानी वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक स्तर पे इसका संरक्षण। तो वैश्विक स्तर पे इसका संरक्षण करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व का एक संस्था बनी जिसे MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ये संस्था बायोस्फीयर रिजर्व का संरक्षण करती है और 1971 में ये बनी। अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी तक भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो अभी प्रेजेंट टाइम भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा जो एक्सेप्टेड बायोस्फीयर रिजर्व है वो 11 है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में टोटल कितने हैं, तो 18 हैं और एक्सेप्टेड कितने हैं, तो एक्सेप्टेड अभी तक केवल 11 हैं। ठीक, समझ में आ गया? हाँ, अब देखिए अब हम उन 18 जो भारत में हमारे प्रेजेंट है बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, उसको एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बारे में उसकी खासियत को जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और 1986 में बना। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। ये बना कब? तो 1986 में बना। कौन कौन से स्टेट में है? तो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, 3 स्टेट से ये बॉर्डर शेयर करता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। हाथियों की संख्या के लिए यह प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथियों की संख्या के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नीलगिरी का सबसे अधिकतम पार्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो तमिलनाडु में यह अधिकतर है, लेकिन कर्नाटका और केरला में भी थोड़े थोड़े इसके भाग देखने को मिलते हैं, यानी कि ये बॉर्डर शेयर करता है और यह पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरा आपका नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है। तीसरा है नौकरेक। नौकरेक ये मेघालय में है। चौथा है मानस ये असम में है। पांचवा है सुंदरवन। सुंदरवन जो है बायोस्फीयर रिजर्व ये हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर आपसे पूछेगा भारत का हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो सुंदरवन है। ठीक है, छठा है ग्रेट निकोबार, ये अंडमान एंड निकोबार में है। फिर है कंचनजंगा, सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे है अमरकंटक। फिर है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। रन
रन ऑफ कच्छ गुजरात में। रन ऑफ कच्छ जो है ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। जैसे कि सुंदरवन हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी प्रकार से रन ऑफ कच्छ लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर है बे ऑफ मन्नार, ये तमिलनाडु में है। सेखचालम आंध्र प्रदेश में। सिमलीपाल ओडिशा में। डिब्रू सुखोबा असम में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। अगस्तमलाई कर्नाटका और केरला दोनों में ही देखने को मिलता है अगस्तमलाई। अब इसको याद कैसे करेंगे? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको याद करना, आप हमारे साथ साथ बोलेंगे और आपको याद हो जाएगा। कौन कौन से हैं 18? नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, मानस, सुंदरवन, ग्रेट निकोबार, कंचनजंगा, पन्ना, अमरकंटक, पंचमढ़ी, कोल्ड डिजर्ट, रन ऑफ कच्छ, बे ऑफ मन्नार, सेखचलम, सिमलीपाल, डिब्रू सिखोबा, दिहांग दिबांग, अगस्तमलाई, ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसको 2, 3, 4 बार अगर आप रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप ऐसे पढ़िए, नीलगिरी तमिलनाडु कर्नाटक केरला, नीलगिरी तमिलनाडु कर्नाटक केरला, नीलगिरी तमिलनाडु कर्नाटक केरला। भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व 1986, भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व 1986। फेमस है हाथियों की संख्या के लिए। नीलगिरी हाथियों की संख्या के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु कर्नाटक केरला में पाया जाता है। 1986 में बना था, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, मेरे साथ साथ आपको भी बोलना है, नंदा देवी उत्तराखंड। नोक्रेक मेघालय, नोक्रेक मेघालय, नोक्रेक मेघालय। मानस असम, मानस असम, मानस असम। सुंदरवन हाईएस्ट, सुंदरवन हाईएस्ट, सुंदरवन हाईएस्ट, यानी कि ये हाईएस्ट है। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार। कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम। पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। मेरे साथ साथ आप भी बोलते चलिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश। रन ऑफ कच्छ गुजरात लार्जेस्ट, रन ऑफ कच्छ लार्जेस्ट, रन ऑफ कच्छ लार्जेस्ट। ऐसे याद करिए। बे ऑफ मन्नार तमिलनाडु, बे ऑफ मन्नार तमिलनाडु। सेखचलम आंध्रा, सेखचलम आंध्रा। सिमलीपाल ओडिशा, शिमलीपाल ओडिशा। डिब्रू सिखोबा असम, डिब्रू सिखोबा असम। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। अगस्तमलाई कर्नाटक और केरला, कर्नाटक और केरला। ऐसे आप याद करिए और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। टोटल कितने हैं? 18। कौन कौन से? नीलगिरी तमिलनाडु कर्नाटक केरला, नंदा देवी उत्तराखंड, नौक्रेक मेघालय, मानस असम, सुंदरवन हाईएस्ट, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, कंचनजंगा सिक्किम, पन्ना मध्य प्रदेश, अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, रन ऑफ कच्छ लार्जेस्ट, रन ऑफ कच्छ लार्जेस्ट। बे ऑफ मन्नार तमिलनाडु, सेखचलम आंध्र प्रदेश, सिमलीपाल ओडिशा, डिब्रू सिखोबा असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्तमलाई कर्नाटक और केरला। ठीक है, ऐसे 3-4 बार आप वीडियो को सुनिए और मेरे साथ साथ रिवाइज करिए, आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला टॉपिक हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे, जिसको पाने के लिए आप बेल आइकन पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, साथ में EVS के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारा वीडियो देख लीजिए। आपको गारंटी है कि टीचिंग रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो है ही, बल्कि जितने भी एग्ज़ाम में EVS आता है उन सबसे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो में आप सब लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।